नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत प्रयोजन मूलकता का अर्थ और उसका इतिहास, प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ, उसका इतिहास और विकास तथा प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियां, उसकी विशेषताएं और उसके क्षेत्र पर हम लोगों ने संक्षेप में विचार किया। और यह हमने देखा कि उसके 15 या प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध क्षेत्र हैं, जिनकी संख्या 15 है। उन 15 में से परीक्षा के दृष्टि से कुछ पाठ महत्वपूर्ण हैं। अभी हम लोग उन्हीं पाठों में से एक पाठ लेंगे, अनुवाद। तो अनुवाद क्या है, उसका इतिहास और विकास और उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता और उसके रूप पर हम लोग विचार करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधे में मुख्य बिंदु पर आए कि अनुवाद शब्द का इतिहास कब से आरंभ होता है। तो भारतीय नजरिए से अगर देखा जाए तो प्रामाणिक रूप में अनुवाद का आरंभ या अनुवाद कार्य का आरंभ पाणिनि के काल से ही शुरू हो जाता है, जब वे अपनी अष्टाध्यायी में एक सूत्र लिखते हैं। दूसरे अध्याय का चौथे पाद का तीसरा सूत्र है, अनुवादे चरणा ना। यानी कि वहां पर उस समय जो गुरुकुल होते थे वे अलग अलग जो है चरण होते थे, और अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, और उन चरणों की शिक्षा को दूसरे चरण अपनाते थे और अपने अनुरूप उसको करते थे। इसी तो उसको अनुवाद कहा गया। उनके द्वारा इसकी व्याख्या करते हुए भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में लिखा, अवगतार्थस्य प्रतिपादनम। यानी कि जो अवगत है उसको किसी अन्य भाषा भाषी को अवगत कराने के लिए, यानी उसके विचार को अन्य तक पहुंचाने के प्रतिपादक या उसका प्रतिपादन अनुवाद है। और इसी को वात्स्यायन ने कहा है भाष्य में, अपने भाष्य में, कि प्रयोजनवान पुनः कथन, अर्थात किसी खास उद्देश्य से पहले कही हुई बात का पुनर्कथन या पुनः कहना या दोहराना अनुवाद है। तो मगर इसको पाश्चात्य या दर्शन में या पाश्चात्य आलोचना में इसको मान्यता नहीं मिली, और यह माना गया कि अनुवाद पश्चिम की देन है, और उसमें भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की देन है। और पहला प्रयास मोनियर विलियम्स ने किया, और इस अनुवाद को उन्होंने ट्रांसलेशन नाम दिया। तो अब दोनों विचारों पर हम लोग बात करेंगे कि पहले शब्दगत व्युत्पत्ति परक अर्थ या शब्दार्थ उसको हम लोग समझेंगे। तो अनुवाद
जो बना है उसमें मूल धातु है वद। वद का अर्थ होता है बोलना या कहना, और उसमें घ प्रत्यय लग जाने से वद से वाद बन जाता है। तो वाद का अर्थ होता है कहने की क्रिया या कही हुई बात, और अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में या पुनः। इस प्रकार भारतीय मान्यता के अनुसार अनुवाद का सरल अर्थ हुआ या शाब्दिक अर्थ हुआ कि पहले कही हुई बात को फिर से दोहराना या कहना। तात्पर्य किसी एक भाषा के भाव या विचार या संदेश को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद है। और अनुवाद के लिए भारतीय भाषाओं में अनेक शब्द प्रचलन में हैं। तमिल में उसे अनुवादम कहते हैं, हिंदी साहित्य और में उसको छाया कहते हैं, अंग्रेजी में या आधुनिक भाषाओं में भी उसको टीका कहते हैं, उर्दू में उसको तर्जुमा या तर्जुमा कहते हैं, उल्था भी कहते हैं, विवर्तन या भाषांतरण इसके नाम प्रचलन में है। और सबका भाव और अर्थ एक ही है कि एक भाषा में व्यक्त विचार को यथारूप यथासंभव दूसरी भाषा में व्यक्त करना। और अंग्रेजी में मोनियर विलियम्स जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्या विशारद थे और इन्हीं के सहकर्मी यद्यपि इनसे सीनियर थे होरेस हैमिन विल्सन। इन लोगों का काल है विलियम विल्सन का काल है 1786 से 1860 और इनका है विलियम्स का 1819 से 1899। तो 1850 के आसपास मोनियर विलियम्स जो प्राच्य विद्या यानी कि संस्कृत के उद्भट विद्वान थे और भारतीय विद्या के एक प्रशंसक भी थे। यहाँ तक इन्होंने भारतीय मनीषियों के द्वारा की गई साधना और व्याकरण को इंगित करते हुए सिर्फ हार्वर्ड विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड को ही नहीं पूरे इंग्लैंड को चुनौती देते हुए इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि संस्कृत के शब्दों का उसके व्याकरण के सूत्रों का इंग्लैंड के किसी भी विश्वविद्यालय के तरुण छात्र के लिए उसका अनुवाद करना या उसके अर्थ को समझ पाना बहुत ही कठिन है। ऐसे प्रशंसक थे प्राच्य विद्या के। तो इन्होंने ट्रांसलेशन शब्द दिया कि एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण को इन्होंने ट्रांसलेशन शब्द दिया और यह ट्रांसलेशन शब्द लैटिन के ट्रांसलेशन से बना है। ट्रांस का मतलब होता है पार और लेशन का मतलब ले जाना। और इसको व्याख्यायित करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु के भाव या विचार को दूसरे बिंदु तक ले जाना ही अनुवाद ट्रांसलेशन है। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु के कहने का तात्पर्य इनका रहा है कि मूल भाषा के भाव या विचार को
अन्य भाषा में ले जाने की क्रिया अनुवाद है या ट्रांसलेशन है। और इसको प्रैक्टिकल रूप दिया इनके सहकर्मी होरेस हेमिन विल्सन ने 1855 में ग्लोरी ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स नामक अनुदित पुस्तक की रचना करके। तो मूल रूप से तो यही जो है परिभाषा या उसका शाब्दिक अर्थ हुआ अनुवाद का, कि एक भाषा के भाव या विचार को दूसरी भाषा में ले जाना या उसको दोहराना, और दोहराने का मतलब यथावत नहीं वरन अपनी भाषा में, या जिसको आगे बता रहे हैं कि लक्ष्य भाषा में ले जाना अनुवाद है। अब यहाँ पर दो बातें या दो टेक्निकल टर्म्स हैं, उसको समझ लेना जरूरी है, और वे टेक्निकल टर्म हैं मूल पाठ और अनुदित पाठ। मूल पाठ का मतलब मूल यानी कि ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, जो किताब है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग वेद को रख लें, वेद मूल है। अब वेद के 4 भेद हैं या 4 रूप हैं, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। मान लीजिए कि ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। मूल पाठ क्या है? तो ऋग्वेद, उसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। तो ऋग्वेद मूल पाठ कहलाएगा और भाषा उसकी संस्कृत कहलाएगी। जो संस्कृत है वह स्रोत भाषा कहलाएगी, और ट्रांसलेशन में इसको सोर्स लैंग्वेज कहेंगे। स्पष्ट? तो अब दूसरा कर्म है अनुदित पाठ, यानी कि ऋग्वेद का संसार की लगभग सभी प्रचलित भाषाओं में हुआ है। तो ऋग्वेद मूल है, और ऋग्वेद का जो मान लिया जाए कि अंग्रेजी में अनुवाद है, तो जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है उसको अनुदित पाठ कहेंगे। और तो अनुदित ऋग्वेद हो गया। अब उस अनुदित ऋग्वेद की भाषा कौन सी हो गई? क्योंकि अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है तो भाषा हो जाएगी उसकी अंग्रेजी, जो क्या कहलाएगी? लक्ष्य भाषा, या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन को अगर प्रयोग में लाते हैं तो टारगेट लैंग्वेज। तो भाषा कौन? लक्ष्य भाषा या अनुदित भाषा, और स्रोत भाषा या मूल भाषा। ऋग्वेद की मूल भाषा या स्रोत भाषा या सोर्स भाषा संस्कृत है, और लक्ष्य भाषा या अनुदित भाषा या टारगेट लैंग्वेज अंग्रेजी या फ्रेंच, और अन्य भाषाओं में भी फ्रेंच, जर्मन, जापानी, अरबी जो है वो सब चलेगा उसमें। तो लक्ष्य भाषा, तो ये 2 शब्द हमेशा स्मरण में रहना चाहिए, और आगे इसका जो है प्रयोग करना भी होगा, और अर्थ समझे रहेंगे तो अच्छी तरह से जो आगे अनुवाद में जो विषय मिलेंगे, जो पाठ मिलेगा या जो व्याख्या मिलेगी, वह इन्हीं 2 शब्दों का खेला है। तो इसलिए अच्छी तरह से समझ लेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है या जो ओरिजिनल बुक है वह उसे मूल पाठ कहते हैं, और उसकी जो भाषा है उसको स्रोत भाषा या मूल भाषा या सोर्स लैंग्वेज कहेंगे। और जिस भाषा में उसका अनुवाद हुआ है वह और जो रचना है तो उस रचना को अनुदित पाठ कहते हैं, और उसकी भाषा को लक्ष्य भाषा या अनुदित भाषा और अंग्रेजी में टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। तो ये हो गया मूल भाषा, स्रोत भाषा, समझ गए, और अनुवाद का अर्थ। अब अनुवाद की परिभाषा पूर्व
की में जो परिभाषा दी गई ये तो आप हमने देख लिया कि पाणिनि ने दिया, वात्स्यायन ने दिया, भर्तृहरि ने दिया, भट्टोजी दीक्षित ने दिया, और भी बहुत सारे विद्वानों ने अनुवाद की परिभाषा दी है। सिर्फ परिभाषा ही इकट्ठा करें तो एक किताब तैयार हो जाएगी। और ऐसे ही पश्चिम जगत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में भी अनुवाद या ट्रांसलेशन को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने इस पर विचार किया और अपनी तरफ से एक परिभाषाएं भी दी। यहाँ भी अगर उनकी परिभाषाओं को भी अगर संकलित किया जाए तो एक मोटी किताब तैयार हो जाएगी। तो उस पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ मुख्य मुख्य परिभाषाएं हम लोग जो है देखेंगे। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इन दो विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दी गई और जो ट्रांसलेशन शब्द ईजाद किया गया, तो उसी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित और सबसे प्रमाणिक और लेटेस्ट डिक्शनरी जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मानी जाती है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो है परिभाषा है ट्रांसलेशन की कि रिटन और स्पोकन रेंडरिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, अ स्पीच, बुक एंड एटसेट्रा इज एन अनदर लैंग्वेज। कहने का मतलब हुआ कि किसी शब्द को या किसी भाषण या व्याख्यान को या किसी पुस्तक में बोले या लिखे गए भाव या विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त कर देना ही अनुवाद है। और अनुवाद के क्षेत्र में बहुत से विद्वानों ने काम किया। उसमें नाइडा और न्यूमार्क ये दो विद्वान हुए जिनकी परिभाषाएं बहुत ही समादरणीय है। उसमें नाइडा का कहना है कि अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश। स्रोत भाषा आ गया, ऐसे ही आएगा स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा। तो स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता परिभाषाएं मैं पीडीएफ में दे दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, वहां से उतार लीजिएगा। तो यहां पर इस परिभाषा को समझने की जरूरत है कि स्रोत भाषा में यानी कि जो मूल पाठ है उसमें व्यक्त संदेश, जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, जो भाव है, जो विचार है, उसको लक्ष्य भाषा में निकटतम, यानी कि सब भाषाओं की जो है अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, उसका जो है अलग, उसकी अलग प्रकृति होती है, उसकी अलग जो है व्याकरणिक संरचना होती है, और हूबहू कर पाना जो है थोड़ा क्या अधिकांशतया जो है जटिल होता है। तो उस स्थिति में कहते हैं कि समतुल्य होनी चाहिए, यानी कि उसके बराबर या उसके पैरेलल में होनी चाहिए, अंतर उसमें नहीं होना चाहिए। साथ ही उसको सहज होना चाहिए, अनुवाद जो है सहज होना चाहिए, यानी कि उसकी गति जो है स्वाभाविक होनी चाहिए। पढ़ने के दरमियान अटकने और भटकने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो उसको व्यक्त करना ही क्या है, अनुवाद है। और आगे वे कहते हैं यह समतुल्यता तो पहले अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर। शैली यानी कि जो है स्टाइल, यानी कि जिस स्टाइल में या जिस शैली में, गद्य में है तो गद्य में, पद्य में तो पद्य में, कविता में तो कविता की कविता में, कहानी की कहानी में, नाटक का नाटक में, उपन्यास का उपन्यास में। तो इस तरह का प्रकार उसकी शैली भी क्या होनी चाहिए, समतुल्य होनी चाहिए और निकटतम होनी चाहिए। तो ये नाइडा की परिभाषा है। और दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा न्यूमार्क के द्वारा दी गई, और इसमें वे कला पर विशेष जो है बल देते हैं। नाइडा ने तो जो है कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों पर विचार किया, और ये विशेष करके
कला पक्ष पर जो है जोर देते हुए कहते हैं कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश को दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। वही बात जो भारतीय विद्वान जो कहते हैं या कि एक भाषा में व्यक्त संदेश को दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। यद्यपि इसमें एक कमी है कि ये शिल्प पर ही ध्यान देते हैं, यानी कि कला पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं और भाव पक्ष को ये गौण कर देते हैं। तो मूल रूप से यही पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अब थोड़ा हम लोग भारतीय विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर भी जो है विचार कर लें तो सबसे महत्वपूर्ण और एक तरह से अनुवाद के क्षेत्र में प्रारंभिक कार्य करने वाले भाषाविद हुए आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। और देवेंद्र नाथ शर्मा अनुवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यानी बड़ी सरल और संक्षिप्त परिभाषा है कि विचारों को एक भाषा और विचार को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना है, यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि उसका रूपांतरण करना है, यानी कि उसके रूप में परिवर्तन ला देना है। किसमें? एक भाषा से दूसरी भाषा में। यहाँ पर रूपांतरण और रूपांतरित पर भी बाद में आगे जब पढ़ने लगेंगे तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो रूपांतरित करना अनुवाद है। और दूसरे भाषा विज्ञानी हुए, बहुत बड़े भाषा विज्ञानी हुए और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनका कार्य जो है बहुत ही आदरणीय और महान कार्य है और व्यापक रूप में उन्होंने जो भाषा विज्ञान और प्रयोजन मूलक हिंदी पर, यद्यपि प्रयोजन मूलक हिंदी को ये अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, तो और उसमें अनुवाद को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जो है भाषांतरण कर रहे हैं, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण, जबकि देवेंद्र नाथ शर्मा जो है रूपांतरण कर दे रहे हैं। तो रूपांतरण नहीं, भाषांतरण होता है। तो भाषांतरण करना अनुवाद है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। और इसको और स्पष्ट करते हुए वे डॉक्टर और सिरिंज का उदाहरण देते हुए अनुवाद और अनुवादक के गुणों का भी जिक्र कर देते हैं परिभाषा के अंतर्गत ही, कि अनुवाद कार्य या अनुवादक वह डॉक्टर है जो सिरिंज में भरी हुई दवा को यथावत मरीज के शरीर में पहुंचा देता है, ज्यों का त्यों। अर्थात जैसे एक डॉक्टर सिरिंज में दवाई भरता है और सिरिंज को देह में चुभोता है, बाह में या चुत्तड़ में, और उसमें से जो दबाता है तो पूरी की पूरी दवा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। वैसे ही अनुवाद और अनुवादक का यह की विशेषता है कि जो भाव या विचार है उसको यथावत और यथासंभव उसी रूप में व्यक्त कर देना, यानी कि श्रोता यानी कि रचनाकार के भाव या विचार को पाठक या श्रोता तक यथा रूप में पहुंचा देना ही अनुवाद है। और उसके बाद अनुवाद पर कार्य करने वाले और भाषा भी और प्रयोजन मूलक हिंदी पर गहनता से और पूरी स्पष्टता के साथ विचार करने वाले एक विद्वान हैं विनोद गोदरे। तो वे कहते हैं कि स्रोत भाषा में व्यक्त अभिव्यक्त विचार अथवा रचना अथवा सूचना
साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समानांतर, याद रखेंगे, मूल भावना के समानांतर, यानी कि मूल पाठ में जो भाव है उसी भाव के समानांतर बोध और सर्वेक्षण संप्रेषण के धरातल पर, यानी कि जो है ज्ञान भी होना चाहिए और संप्रेषणीय भी होना चाहिए, यानी कि संप्रेषण में श्रोता और वक्ता दोनों के का लेवल जो है बराबर में, ये ना कि एक जो है 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ रहा हो और दूसरा जो है उसको MA वाला उसको जो है सुना रहा हो, तो ऐसा नहीं। धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया अनुवाद है। तो यहाँ एक जो है प्रक्रिया, और उसके बाद जो है दंगल झाल्टे, इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में। और तो ये कहते हैं, तो बड़ी सरल परिभाषाएं देते हैं कि स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को, स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा में परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरण करना अनुवाद है। तो यहाँ पर स्रोत भाषा के मूल पाठ को के अर्थ को लक्ष्य भाषा में परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरण करना अनुवाद है। तो मूल रूप से अनुवाद की यही परिभाषा है, और इसके बहुत सारे भेद हैं। उन भेदों में को अलग अलग रूप में बांटा गया है कि एक भेद जो होता है मूल युक्त होता है, और दूसरा मूल मुक्त, यानी कि मूल के जो समीपस्थ और निकटस्थ और समतुल्य की बात किए, तो वह जो है उसमें जो है मूल होता है। और कुछ वैसे भी अनुवाद होते हैं जो कि मूल के भाव को रखते हैं और उसके बाद उसका रूपांतरण कर देते हैं, तो उसको मूल मुक्त कहते हैं। मूल युक्त पाठ के अनुवाद के अंतर्गत आदर्श या सहज या सटीक या स्वाभाविक अनुवाद आता है। इतने नाम है इसके। दूसरा सारानुवाद है, तीसरा शब्दानुवाद, चौथा वार्ता या आंसू अनुवाद है, पांचवा रूपांतरण है, और छठा व्याख्यानुवाद है। और मूल मुक्त अनुवाद के अंतर्गत छायानुवाद और भावानुवाद है। आज और इसके लिए बस अभी इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अनुवाद के भेद और अनुवादक के गुण और अनुवाद की विशेषता पर विचार करेंगे, और इसे जल्दी से जल्दी अपने मित्रों के बीच पहुंचाना है, क्योंकि परीक्षा सर पे है। क्या परीक्षा तो शुरू है, तो इसलिए अपने पास ही नहीं रखना है कि हम ही पढ़ लें, वो नहीं पढ़े, उसके पास भी पहुंचाना है। इसलिए शेयर करना बहुत ही जरूरी है। और शेयर करने के साथ साथ जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, नए नए वीडियोस और विचार जानने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इधर वीडियो डालूंगा और उधर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इधर से उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।